नमस्कार दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों, घटनासार करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी को करेंगे। जैसा कि सबसे पहली वो करंट अफेयर्स है इसमें, वो है प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका यात्रा। हमें ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने श्रीलंका की यात्रा की है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति दिशा नायके के साथ दो पक्षीय वार्ता से पहले प्रधानमंत्री मोदी को कोलंबो के मध्य में स्थित ऐतिहासिक स्वतंत्रता चौक यानी कि इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर औपचारिक स्वागत किया गया था। एक चीज़ है। दूसरा, हमें ये ध्यान रखना है कि 5 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत और श्रीलंका के बीच ऐतिहासिक जो संबंधों को मजबूत करने में उनके विशिष्ट योगदान के लिए श्रीलंका मित्र विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। इम्पॉर्टेंट है। फिर हम अगले घटना देखते हैं। अगली घटना है कि छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के बारे में हमें ये पढ़ना है कि ये शिखर सम्मेलन का विषय क्या था। इसका विषय था प्रॉस्पेरस, रेलिजिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक। ये इसका शिखर सम्मेलन था। ये आपका शिखर सम्मेलन हुआ था बैंकॉक, थाईलैंड में 4 अप्रैल 2025 को। अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो बिम्स्टेक है इसमें कितने देश हैं। इसमें 7 देश हैं। 7 देशों को पता होना चाहिए बहुत अच्छे से कौन कौन है। तो सबसे पहले बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। और इसकी स्थापना 1997 में हुई थी दोस्तों। फिर अगली इसमें करंट अफेयर्स है ग्लास सीलिंग इंडेक्स। तो ग्लास सीलिंग इंडेक्स, तो ग्लास का हमें इसका ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है, महिलाओं को सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक उपलब्धियों को पहचानने का एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। दोस्तों, हमें ध्यान रखना है कि लंदन स्थित द इकोनॉमिस्ट द्वारा संकलित ग्लास सीलिंग इंडेक्स ये महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ और सबसे कठिन देशों की तुलनात्मक समीक्षा प्रस्तुत करता है। और इस साल स्वीडन ने आइसलैंड को पछाड़कर कार्यरत महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ देश का स्थान प्राप्त किया है। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और राजनीतिक परिदृश्य के इसी उसमें देखते हैं कि चुनावी वर्ष ऐतिहासिक भागीदारी 2024 में महिला राजनीतिक भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलती है। अब ये भागीदारी 34% हो गई है दोस्तों। अब प्रधानमंत्री मोदी की मॉरिशस यात्रा, ये भी हमें ध्यान रखना है। ये दौरा 11-12 मार्च 2025 को हुआ था। उनका ये दौरा मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस 12 मार्च यानी कि मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस 12 मार्च है के अवसर पर हुआ था। इसमें ध्यान ये रखना है कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम से वार्ता के बाद पीएम मोदी ने महासागर महाक्षेत्र में सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर बात की दोस्तों। फिर हम अगले देखते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025। इसको जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिस्ट एंड पीस, ये इसको जारी करती है। 5 मार्च 2025 को जारी हुई है। इसमें ध्यान हमको ये रखना है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के शीर्ष पर 5 देश कौन से हैं। तो सबसे पहले ऊपर है बुर्किना फासो, फिर है आपका पाकिस्तान, फिर है सीरिया। ये आपको ध्यान रखना है। भारत 14वें स्थान पर है। इम्पॉर्टेंट है। अब हम अगले इसमें देखते हैं कि अगली जो घटना है वो है पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज समिट 2025। पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज, इसके बारे में हमें ध्यान ये रखना है कि मार्च 2025 में पेरिस में आयोजित पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज समिट 2025 में अर्जेंटीना के कार्डोबा, ब्राज़ील के फोर्टालेसा और ब्रिटेन के ग्रेट मैनचेस्टर को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार के लिए सम्मानित किया गया, यानी कि सुधारों के लिए सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमको ध्यान रखना है अगर ये आए तो। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2025, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। 20 मार्च 2025 को जारी हुई है खुशहाली रिपोर्ट। और वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट जो जारी हुई है एक वैश्विक प्रकाशन होता है, हर बार ये हर साल आती है। इसमें ध्यान ये रखना है कि ये रिपोर्ट पहली बार संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के उच्च स्तरीय सम्मेलन के लिए 1 अप्रैल 2022 को जारी की गई थी। तब से लगातार ये जारी की जाती है। इस रिपोर्ट का जो जारी करने वाला होता है वो होता है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बील बिंग रिसर्च सेंटर। इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ और कौन कौन साथ होता है? गैलप बर्ड पोल इसमें साथ होता है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क भी इसके साथ होता है। और ये स्वतंत्र संपादकीय बोर्ड के प्रमुख विशेषज्ञ भी इसके अंदर शामिल होते हैं। इसमें ध्यान ये रखना है कि सबसे ज़्यादा वैश्विक खुशहाली जो होती है वो आपके यूरोप के कंट्री हैं,
जैसे फिनलैंड है, डेनमार्क है, आइसलैंड है और स्वीडन, ये 4 टॉप पे हैं। फिर हमें सबसे ज़्यादा जो मतलब खुशहाली की बदहाल स्थिति है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा दुखी हैं, उसमें सबसे ऊपर आता है अफगानिस्तान, 147वां नंबर है, और भारत 118वें नंबर पर है। और इसमें ये ध्यान रखना है कि पिछले वर्ष की तुलना में इसमें सुधार को दर्शाता है। जब भारत 143 देशों में 126वें स्थान पर था, अब 118वें स्थान पर है। ये आने की पूरी दोस्तों संभावना रहेगी। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में अगर हम देखते हैं तो चीन 68 नंबर पर है, नेपाल 92 नंबर पर है, पाकिस्तान हमसे ज़्यादा खुशहाल है, यानी कि 109 नंबर पर है। तो क्वेश्चन अगर इस तरीके से पूछा जाए तो हमको ये चीज़ को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों। फिर हम पढ़ते हैं विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025, ये अभी जारी हुई है। ये रिपोर्ट कहती है कि रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कुल 8.2 अरब आबादी में से 2 अरब से अधिक लोग मीठे जल और भोजन की गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। हमको ध्यान रखना है 1975 में 75 से अब तक 9000 टन से अधिक बर्फ जलवायु परिवर्तन के कारण पिघल चुकी है। ये इम्पोर्टेंट है। फिर हम अगला करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र विश्व ग्लेशियर दिवस रिपोर्ट 2025। ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2025 को ग्लेशियरों के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। आपको ध्यान रखना है कि 2025 जो वर्ष है वो किसके रूप में मनाया जाता है, वो ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में 21 मार्च को मनाने की बात की है दोस्तों। हम इसमें देखते हैं कि दुनिया भर में ग्लेशियरों की तेजी से पिघल रहे हैं और हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र में ये संकट सबसे गंभीर रूप से बना हुआ है। हिंदुकुश पर्वत श्रेणी जो हमारी अफगानिस्तान है, इंडिया है और पाकिस्तान के बीच में जो बनी है, वहाँ ग्लेशियरों की जो स्थिति है वो सबसे ज़्यादा दयनीय यानी कि संकट में है। तो ये ध्यान रखना है। फिर अगली खबर है इसमें 7वीं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024। इसके बारे में ध्यान रखना है कि स्विस बैंक यानी कि स्विट्जरलैंड की एक स्विस कंपनी है IQER से अपनी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार हमें ध्यान रखना है कि नवीनतम रिपोर्ट में विश्व के 20 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 13 भारत के हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बढ़ के 20 शहर निकालते हैं तो उसमें 20 शहरों में 13 भारत के ही शहर हैं। फिर हम अगले देखते हैं कि भारत को विश्व का 5वां सबसे प्रदूषित देश भी बताया गया है। और भारतीय राजधानी यानी कि भारत की राजधानी नई दिल्ली लगातार 6ठे साल दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी रही है, जहां PM यानी कि पार्टिकल मैटर 2.5 की मात्रा 91.8 रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमको ये ध्यान रखना है दोस्तों। ये भी ध्यान रखना है कि भारत पिछले वर्ष की तुलना में तीसरे स्थान से 5वें स्थान पर आ गया है, लेकिन ये वायु प्रदूषण एक प्रमुख स्वास्थ्य बोझ बना हुआ है। और सबसे ज़्यादा प्रदूषित जो देश है वो है चाड, फिर है बांग्लादेश, फिर है पाकिस्तान, फिर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, फिर 5वें नंबर पर भारत है। मगर भारत की राजधानी दिल्ली लगातार 6ठे साल मतलब टॉप पे बनी हुई है प्रदूषित में। और भारत का सबसे प्रदूषित अगर शहरों की बात की जाए तो सबसे प्रदूषित शहर है बर्नीहाट मेघालय, यानी कि भारत का पूरे वर्ल्ड में दुनिया के 10 सर्वाधिक प्रदूषित शहर हैं। तो दूसरे नंबर पर है दिल्ली, ये भी भारत की है। तो 20 में 13 हमारे हैं, ये हमारे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फिर अगली सूचना है सिपरी की वैश्विक हथियार स्थानांतरण रिपोर्ट 2025। अब सिपरी को मैं ध्यान रखना है, सिपरी की पूरी फुल फॉर्म है स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान, यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। वे वैश्विक स्तर पर हथियारों के स्थानांतरण पर नवीन रिपोर्ट इसने जारी की है। इसमें ध्यान ये रखना है कि वर्ष 2015 से 2019 की तुलना में 0.6% की कमी आई है अंतर्राष्ट्रीय हथियारों के हस्तांतरण में, यानी कि ये ऑल ओवर इसमें कमी आई है। ध्यान क्या रखना है कि इसी बीच संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा हथियारों के निर्यात में 21% की वृद्धि हुई है और रूस द्वारा निर्यात में 65% की कमी आई है। यानी कि अमेरिका ने हथियार बहुत ज़्यादा निर्यात की है, रूस के हथियारों में निर्यात में कमी आई है। अब आपको अगली सूचना ध्यान रखने की आयातक देशों में यानी कि खरीदने में दूसरे नंबर पर भारत है और पहले नंबर पर यूक्रेन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन पहले नंबर पर है खरीदने में और दूसरे नंबर पर भारत है, तीसरे नंबर पर कतर है। फिर हम देखते हैं दुनिया के सबसे बड़ा हिमखंड A23A, A कैपिटल 23 और A स्मॉल, ये
साउथ जॉर्जिया के पास फंसा हुआ है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि A23 ये क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये हिमखंड है और जॉर्जिया के पास फंसा हुआ है और दुनिया के सबसे बड़ा हिमखंड है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 फरवरी 2025 में पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन बाश द्वारा यानी कि जर्मन बाश जलवायु जोखिम सूचकांक जारी करता है। इसमें ध्यान ये रखना है कि इस सूचकांक में 171 देशों को शामिल किया गया है और सबसे जो प्रभावित है जोखिम में उसमें पाकिस्तान और बेलीज एवं इटली शामिल हैं। ठीक है, और बार बार होने वाली चरम घटनाओं में चीन, भारत और फिलीपींस का स्थान है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जलवायु जोखिम सूचकांक में और ओवरऑल देखा जाए तो नंबर 1 पर कौन है? पाकिस्तान, बेलीज और इटली। और बार बार अगर जोखिम की बात की जाए तो चीन, भारत और फिलीपींस का स्थान है। ये हमको दोस्तों ध्यान रखना है। और भारत की इसमें जो रैंक है वो 6वीं है। अब हम अगले पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिका की यात्रा की थी 10 से 12 फरवरी को। फ्रांस के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी जी 2 दिवसीय 13 और 14 फरवरी अमेरिका पहुंचे थे। तो इसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सहयोग हुआ था प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अमेरिका के जो हमारे हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनके बीच में एक टर्मोलॉजी यूज की गई है, मीगा, MIGA। तो मीगा यानी कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन, इसकी फुल फॉर्म है, पूछी जा सकती है। विजन को ट्रंप के मेगा MAGA यानी कि मांगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नारे से जोड़ा गया है। तो इन दोनों चीज़ों को, टर्मोलॉजी को बहुत याद रखना है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना रहेगी। सक्सेस नाउ की वर्ष 2024 की वैश्विक इंटरनेट शटडाउन। वैश्विक इंटरनेट शटडाउन आती है कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में इंटरनेट शटडाउन कहाँ हुआ है, यानी कि इंटरनेट की कहाँ सबसे ज़्यादा मतलब कटौती की गई, यानी काटा गया बार बार। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ओवरऑल बात करी जाए पूरे वर्ल्ड में तो म्यांमार में, अगर भारत की बात की जाए तो मणिपुर में। म्यांमार में 85 बार शटडाउन हुआ है और मणिपुर में हमने 21 बार देखा है। तो आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है। मणिपुर के बाद हरियाणा और फिर जम्मू कश्मीर, ये इंपॉर्टेंट था। प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 10 से 12 फरवरी 2025 को हुई थी। इसके फ्रांस के बाद ही अमेरिका गए थे। तो आपको ध्यान रखना है। तो 14वें इंडिया एशिया CO फोरम में मोदी ने संबोधित किया था। तो ये उसी से संबंधित है। फिर हम अगले देखते हैं इसी में घटना सार में ही भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024। इसमें ये ध्यान रखना है कि भ्रष्टाचार सबसे कम कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है और भारत की स्थिति क्या है। तो दोस्तों इसमें हमें ध्यान रखना है कि भारत 180 देशों में 96वें स्थान पर है। कहाँ पर है? 96वें स्थान पर। और उसको जारी कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 11 फरवरी 2025 को ये जारी की गई है। यानी कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। भारत को 180 देशों में 96वें स्थान पर रखा गया है, जिसका स्कोर 38 है। ये 2023 के 39 और 2022 के 40 के स्कोर से कम आती भ्रष्टाचार दोस्तों बड़ा है। और जीरो भ्रष्टाचार जो स्थिति है वो कहाँ की है, वो आपको ध्यान रखना है। इस सूचकांक में सबसे शीर्ष पर है डेनमार्क, जहाँ मतलब भ्रष्टाचार की स्थिति बहुत ही ना के बराबर है। फिनलैंड है, सिंगापुर है और न्यूजीलैंड। और सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार है वो कहाँ पर है? दक्षिणी सूडान में है, सोमालिया में है। भारत की स्थिति 96 है 180 देशों में, 38 इसका स्कोर है। तो हमको दोस्तों ये याद रखना है। हमारा क्वेश्चन यहाँ से पूरा मतलब सही होने की पूरी संभावना रहेगी। फिर हम अगले देखते हैं न्यूजीलैंड के तारानाकी माउंगा पर्वत को कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा मिला है। जैसे किसी व्यक्ति को मिलता है, ऐसे व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का दर्जा किसको दिया गया है? न्यूजीलैंड के तारानाकी माउंगा पर्वत को। तारानाकी माउंगा पर्वत जो है निकटवर्ती चोटियों को कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि किस पर्वत को व्यक्तित्व का दर्जा मिला है तो ये इंपॉर्टेंट है। पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन, ये पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन है। ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2829 जनवरी 2025 को संयुक्त अरब अमीरात, क्योंकि मध्य पूर्व एशिया के यही देश हैं, तो अबू धाबी में आयोजित किया गया था। अब इसमें शामिल कौन हुए थे? हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। यहाँ पर स्टेटमेंट में ये पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री शामिल हुए श्री नरेंद्र मोदी जी, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नहीं हुए शामिल, बल्कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए थे। तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं स्नैप इंक डिजिटल वेल बीइंग इंडेक्स। ये है सुरक्षित इंटरनेट दिवस से पहले स्नैप इंक द्वारा जारी डिजिटल वेल बीइंग इंडेक्स में भारत लगातार तीसरे बार शीर्ष पर है, यानी कि वेल बीइंग, यानी कि ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें ध्यान क्या देना है कि ऑनलाइन अगर संतुष्टि के मामले में देखें तो भारत इसमें पहले नंबर पर था।
ऑनलाइन में, और वैसे हम तीसरे नंबर पर हैं और लगातार मतलब शीर्ष पर, लगातार तीसरे बार शीर्ष पर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। फिर हम अगले देखते हैं कि यूएस की इंटरनेशनल ट्रेड रैंकिंग, यानी ट्रेड की बात करते हैं तो ट्रेड रैंकिंग में हमें ध्यान रखना है कि IIM और अहमदाबाद है वो QS ट्रेडिंग रैंक 2025 की भारत की शीर्ष संस्थान के रूप में ये बना हुआ है, और इसने रैंकिंग में 42वें स्थान प्राप्त किया है, जबकि भारत की तरफ से नंबर 1 पर रहे हैं ये इंस्टीट्यूट, और वैसे ओवरऑल इसमें 24वें स्थान पर बना हुआ है। अब इसको जारी कौन करता है? ट्रेड रैंकिंग में 30 संस्थान शामिल थे, इसमें यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज नंबर 1 पर है, तो हमको ये ध्यान रखना है। फिर देखते हैं मालडोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला अभी सबसे 105वां सदस्य बन गया है मालडोवा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब एक आया था न्यूनतम आहार विविधता संकेतक, यानी कि IMDD, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों की, यानी सतत विकास लक्ष्य की ये बात करता है, तो न्यूनतम आहार विविधता की बात की है इन्होंने दोस्तों। अब इसमें ध्यान का रखना है कि ये जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात करता है, इसमें शून्य भूखमरी, तो शून्य भूखमरी कौन से इंडेक्स के अंतर्गत आती है? ये आती है SDG 2 के अंतर्गत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें बात किसकी की गई है? ये बात कर रहे हैं न्यूनतम आहार विविधता 24 घंटे की अवधि में खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों की ये दोस्तों बात कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात की ब्लू वीज़ा प्रणाली। अब ये ब्लू वीज़ा प्रणाली क्या है? ये पहल विश्व सरकार शिखर सम्मेलन तो 11 से 13 फरवरी दुबई के दौरान ये घोषित की गई थी। इसके बारे में ब्लू वीज़ा होता क्या है? तो इसमें ध्यान रखना कि ब्लू वीज़ा पहल का उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु कार्रवाई में योगदान देने वाले व्यक्तियों को दीर्घकालिक रेजिडेंसी प्रदान करना, इसका ये है। फिर इसमें पर्यावरण नवाचार करने वाले और स्थिरता क्षेत्र के नेताओं को सबसे ज़्यादा वैल्यू दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और गैर सरकारी संगठनों यानी NGO के सदस्यों को भी वैल्यू दी गई है, और पर्यावरण संरक्षण में कार्यरत कारपोरेट नेताओं को भी इसमें शामिल किया गया है। वैश्विक स्थिरता पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को भी इसमें शामिल किया गया ब्लू वीज़ा प्रणाली में। अब स्थिरता समाधान पर शोध करने वाले वैज्ञानिक ब्लू वीज़ा प्रणाली के पहले चरण में 20 स्थिरता विशेषज्ञों को ये वीज़ा मिलेगा दोस्तों, तो इसके लिए ये बताया गया। अब अगली है सूचना, इसमें प्रधानमंत्री मोदी की कुवैत यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी की कुवैत यात्रा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि जब कुवैत यात्रा उन्होंने 21 से 22 दिसंबर 2024 को की थी, तब इसकी कुछ मुख्य चीज़ें हैं, जैसे कुवैत के अमीर शेख मैसल अल अहमद अल जबर अल सबहा व क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबहा अल अहमद अल मुबारक अल सबहा ने प्रधानमंत्री श्री मोदी से मुलाकात की। बहुत बड़े नाम हैं। अब इनको मोदी जी को क्या दिया गया था? ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है कुवैत का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये दोस्तों ध्यान रखना है। अब ये कह रहे हैं कि 8वां, अगला जो करंट अफेयर्स है, ये कह रहे हैं कि 8वां हिंद महासागर सम्मेलन ये कहाँ हुआ था? ये ओमान के विदेश मंत्रालय व सिंगापुर स्थित राजा रत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज सहयोग से 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ओमान के मस्कट में किया गया था। बस इतना ध्यान रखना है। और ये 2 दिन तक चला, और समुद्री साझेदारी की नई क्षितिज की यात्राएं, ये इसका विषय था। समुद्री साझेदारी के लिए नए क्षितिज की यात्राएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर हम अगला करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। रहने के लिए विश्व के 50 सर्वश्रेष्ठ शहरों की टाइम आउट सूची, यानी कि रहने के लिए सबसे जो आपके सुरक्षित है कौन कौन से शहर हैं, तो इसमें ध्यान देना है कि 44 विभिन्न मानदंडों, जिनमें भोजन है, प्रकृति तक पहुंच है, नाइट सफारी है, संस्कृति है, रहने के लिए सामर्थ्य, रहने की क्षमता, शहर का समग्र माहौल आदि शामिल हैं। और इसमें ध्यान ये देना है कि सबसे नंबर 1 पर कौन है? आपका केप टाउन अफ्रीका का, ये रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर है। दूसरा बैंकॉक थाईलैंड का है। तीसरा है न्यूयॉर्क अमेरिका का। फिर चौथे नंबर पर मेलबॉर्न। हमें ध्यान कर रखना है कि भारत का मुंबई रहने के योग्य सबसे अच्छे शहरों में पाया जाता है, और जिसको 50 शहरों की सूची में स्थान दिया गया है 49वें नंबर पर दोस्तों, ये है। अब अगला हमारा है कि चीन के कृत्रिम सूर्य ने परमाणु संलयन में बनाया नया कीर्तिमान। हमको ये ध्यान रखना है कि चीन एक आर्टिफिशियल मतलब वो सूर्य बनाया है, उस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। तो ये क्या इसने कहा है कि कृत्रिम सूर्य के रूप में जाना जाता है। इसमें 1066 सेकंड तक प्लाज्मा को 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखने के लिए एक विश्व का एक कीर्तिमान इसने स्थापित किया है। बाकी इंपॉर्टेंट अगला है आपका
हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन स्थित हैनले एंड पार्टनर्स द्वारा दुनिया के 199 देशों के पासपोर्ट की 227 विभिन्न गंतव्यों के लिए, यानी कि 227 जगह जाने के लिए एक रैंकिंग जारी की गई जनवरी 2025 में। इसमें ध्यान रखना है, नवीनतम रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग में 5 स्थान की गिरावट आई है दोस्तों। पिछले साल की तुलना में, गत वर्ष की तुलना में 5 स्थानों की गिरावट आई है। अब दो रैंकिंग गिरावट आई है, और भारत जो पहले 80 थी वीज़ा के, यानी कि 5 स्थान की गिरावट के साथ पिछले वर्ष 2024 की रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग 80 थी, तथा वीज़ा के लिए 62 देशों में हम मतलब जा सकते थे बगैर वीज़ा के। अब रैंकिंग कितनी पहुंच गई? 85। अब हम 57 गंतव्यों पर बगैर वीज़ा के हम जा सकते हैं दोस्तों। अब इसकी रैंकिंग मतलब गिरने का यही मतलब है कि पहुंच 57 गंतव्यों को वीज़ा की फ्री यात्रा हमको प्राप्त है। सबसे नंबर 1 पर कौन रहा है? सिंगापुर। जापान नंबर 1 पर सिंगापुर, नंबर 2 पर जापान, नंबर 3 पर फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली व दक्षिण कोरिया, स्पेन। ये सब तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क। चौथे नंबर पर बहुत है, यानी कि भारत की जो रैंकिंग है उसमें 5-6 स्थान की गिरावट दर्ज की गई है दोस्तों। फिर हम अगले देश देखते हैं कि G20 का 19वां शिखर सम्मेलन। G20 का 19वां शिखर सम्मेलन ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था 18-19 नवंबर 2024 को। ये पहला ही अवसर था जब इस समूह का शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ। इससे पूर्व इसका पिछला 18वां शिखर सम्मेलन सितंबर 2023 में भारत में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डा सिल्वा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, और इसकी जो मतलब मोटो था, नीति वाक्य था, वो था एक न्याय संगत विश्व एवं टिकाऊ ग्रह का निर्माण, बिल्डिंग से जस्ट वर्ल्ड एंड ए सस्टेनेबल प्लैनेट। इस सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। पूर्व अध्यक्ष होने के नाते वर्तमान अध्यक्ष ब्राज़ील व आगामी अध्यक्ष अफ्रीका के साथ भारत इस वर्ष G20 में ट्राइका की भूमिका में रहा। ट्राइका की भूमिका मतलब है कि एक देश पीछे, हम बीच में रहे हैं, और एक देश हमसे आगे। मतलब इसके बारे में समूह के 20वें सदस्य के यूरोपियन संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने किया था, जबकि 21वें सदस्य अफ्रीकन संघ का प्रतिनिधित्व संघ के अध्यक्ष, यानी कि 20वां सदस्य, 21वें सदस्य, यानी कि 20वां सदस्य आपका यूरोपीय संघ था और 21वां सदस्य था अफ्रीकन संघ। इंपॉर्टेंट है। फिर अगले हम पढ़ते हैं प्रधानमंत्री मोदी की नाइजीरिया और ग्याना की यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 16 से 21 नवंबर 2024 तक नाइजीरिया ब्राज़ील की G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सेदारी और ग्याना की यात्रा भी की थी। उसी समय हमें ध्यान रखना है कि नाइजीरिया की यात्रा पर रहे नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबा के निमंत्रण पर नाइजीरिया पहुंचे थे। अब वहां पर इनको एक अवार्ड दिया गया था, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से हमें पता चलता है कि मतलब ये नाइजीरिया की यात्रा पर रहे थे। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर हम अगले देखते हैं, अगली सूचना है, इससे पूर्व टेस्ट हाउस में आयोजित एक समारोह में ग्याना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ने प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंट भी दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग, यानी कि ग्लोबल फायर पावर सेनाओं की क्षमता का आकलन करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान ने, यानी कि फायर, कौन देश सबसे ज़्यादा फायर, कहाँ की सेना सबसे ज़्यादा फायर है, फायर, तो आपको ध्यान रखना, संयुक्त अरब अमीरात के नंबर 1 पर है, चीन दूसरे नंबर पर, रूस तीसरे नंबर पर और भारत चौथे नंबर पर है। तो ये हमको दोस्तों याद रखना है कि सेना के मामले में हम कितने नंबर पर हैं? चौथे नंबर पर। दुनिया की सबसे लंबी सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग ये चीन ने बनाई है। चीन के तियानसांग सेंगली सुरंग का निर्माण किया गया है। ये झिंजियांग उडुगुर स्वायत्त क्षेत्र के भीतर कनेक्टिविटी को जोड़ती है। 22.13 किलोमीटर लंबी है। और सीधे सीधे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग किसने बनाई? वो चीन ने बनाई है दोस्तों, इतना ध्यान रखना है। ब्राज़ील के ओपके प्लस समूह में प्रमुख तेल निर्यातक देशों में कौन कौन शामिल हुआ है? तो ये निर्णय ऐसे समय लिया गया है जब ब्राज़ील नवंबर 2025 में 30वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP30 की मेजबानी को तैयारी कर रहा है। तो ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए भी कोशिश को दर्शा रहा है। तो फरवरी 2025 में ब्राज़ील की सरकार ने आधिकारिक रूप से तेल उत्पादक एवं निर्यात देशों के समूह यानी कि ओपेक प्लस में सदस्य के रूप में शामिल होने का निर्णय लिया है। ये निर्णय ब्राज़ील की राष्ट्रीय ऊर्जा नीति परिषद के द्वारा इसको प्रमोट किया गया है दोस्तों, ये हमें ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं टाइम्स हायर वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग, यानी टाइम्स हायर की एक रिपोर्ट आई है कि फरवरी 2025 में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 इस वर्ष हार्वर्ड विश्वविद्यालय लगातार 14वें
वर्ष रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है दोस्तों, जबकि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त किया है। हमें ध्यान क्या रखना है, इस साल भारत के 4 प्रमुख संस्थान इस सूची में शामिल किए हैं, लेकिन सभी रैंकिंग की गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा ओडिशा का शिक्षा ओ अनुसंधान, यानी ओडिशा का एक शिक्षा अनुसंधान है, इसने पहली बार 201 से लेकर 300 रैंकिंग, यानी कि 200 से और 300 के बीच में रैंकिंग इसने प्राप्त की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु इसमें शामिल है। अब ध्यान क्या रखना है, दुनिया की सबसे शक्तिशाली 100 महिलाओं की सूची फोर्ब्स द्वारा जारी की गई है, ये हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कहा गया है कि दुनिया की प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स की 2024 की 100 सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली महिलाओं की सूची फरवरी 2025 में जारी की गई है। इस सूची में व्यापार, मनोरंजन, राजनीति, सामाजिक काम और नीति निर्माण जैसे क्षेत्रों में प्रभावशाली महिलाओं की रैंकिंग घोषित की गई है। फोर्ब्स की 10 टॉप सूची में शीर्ष पर उर्सुला वान डेर लेयन को रखा गया है, जो कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं दोस्तों। पिछले वर्ष 14 सालों में इस पद पर वे कार्यरत हैं। दूसरे नंबर पर यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीना लैगार्ड को रखा गया है, जो कि 2019 से बैंक की चेयरपर्सन बनी हुई थी, जो यूरोप की अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बैंक है। अब फोर्ब्स की लिस्ट में तीसरे नंबर पर जॉर्जिया मेलोनी को रखा गया है, जो कि इटली के प्रधानमंत्री हैं। वहीं चौथे नंबर पर मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम को रखा गया है, जो 5वें नंबर लिस्ट में जनरल मोटर्स की CEO मैरी बारा को रखा गया है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब इसमें ध्यान का रखना है कि सूची में 81वें स्थान पर रोशनी नादर न सबसे पहले इसमें 2019 में निर्मला सीतारमन, जो सीतारमन को पहली बार पूर्णकालिक के लिए वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी, तो ये भारत के 28वें नंबर पर वित्त मंत्री सीतारमन को रखा गया है। भारत की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन जी, इनको 28वें नंबर पर रखा गया है। और 81वें स्थान पर रोशनी नादर मल्होत्रा को रखा गया है दोस्तों। ये एशियर की टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है कि फोर्ब्स की 2024 की सूची में 82वें स्थान पर, यानी 81, 82, 28 किरण मजूमदार शाह को रखा गया, जो कि बायोकेम की संस्थापक हैं। तो हमको दोस्तों ये ध्यान रखना है जरूर। अगली सूचना दोस्तों में पढ़नी है कि मेज राना वन विश्व की पहली क्वांटम चिप। सीधे सीधे पूछा जाएगा कि चर्चे में मेज राना वन ये क्या है, ये कोई वायरस है या फिर विश्व की पहली क्वांटम चिप है। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी से संबंधित करके पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्वांटम चिप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूके के चागोस यानी कि चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने पर सहमति बनाई गई है। ये चागोस द्वीप बहुत चर्चे में रहा है। आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटेन यूके ने चागोस महाद्वीप को संपूर्णतः मॉरिशस को, यानी मॉरिशस में है, इस पर जो अधिकार था वो ग्रेट ब्रिटेन का था, अब उसने उसको सौंपने के लिए कह दिया है। इसलिए ये सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि चागोस कहाँ पर है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये चागोस किसके अंतर्गत था, यानी चागोस पर किसका अधिपत्य था, ये इंपॉर्टेंट है। और अगले दोस्तों एक खबर और देखनी है आपके लिए कि मेटा की सबसे लंबी सबसी केबल परियोजना वाटरबर्थ, यानी कि मेटा बना रहा है, मेटा जिसको हम फेसबुक को मेटा नाम दे दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है सोशल मीडिया के अंतर्गत ये परियोजना अमेरिका, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया सहित 5 महाद्वीपों को जोड़ेगी। इस केबल परियोजना में वर्ष 2030 तक शुरू होने की संभावना है। इसके निर्माण के बाद AI और डिजिटल सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सकता है। तो मेटा इसको बना रहा है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा के प्रोजेक्ट वाटरबर्थ का उद्देश्य दुनिया की सबसे लंबी और उच्चतम क्षमता वाली सब सी केबल प्रणाली स्थापित करके वैश्विक डिजिटल बुनियादी ढांचों को बढ़ाना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अब अंतर्राष्ट्रीय घटना सार के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं थी उसमें घटना सार में ये है, फिर अगले हम पढ़ेंगे आर्थिक घटनाओं की वार्षिकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी।